नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। यानी भारतीय संविधान के अंदर हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि राज्य से संबंधित है और देश से संबंधित भी है और विश्व से संबंधित भी है। तो ये तीनों को ही इकट्ठा संबंध रखने वाला है। मानवाधिकार। मानवाधिकार क्या होता है? मानवाधिकारों के बारे में आपने सुना होगा कि मानवाधिकार क्या होता है, उससे बात करते हैं। मानवाधिकार से तात्पर्य है एक मानव होने के नाते जो एक मानव को जो अधिकार मिलने चाहिए उस अधिकारों के संबंध में उनको संरक्षण देने के लिए, यानी उनके संबंध में एक आयोग का निर्माण किया गया है, गठन किया गया है कि एक मानव को उसके किसी जाति, धर्म, नस्ल, भेद, किसी तरीके का भी किसी भी प्रकार का अत्याचार ना हो, इसके लिए विश्व स्तर पर मानवाधिकारों की घोषणा हुई थी। देखिए जी, जब दो विश्व युद्ध हो चुके थे तो विश्व की जो दो बड़ी महाशक्तियां थी, एक ब्रिटेन था और दूसरा था अमेरिका। उन्होंने ये देखा कि इन महायुद्धों के बाद में विश्व के अंदर शांति लाने के लिए हमें मानवाधिकारों की रक्षा के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने 10 दिसंबर का समय था और 1948 को 10 दिसंबर 1948 को इन्होंने मानवाधिकार एक संस्था का निर्माण किया। यानी जो मानव होने के नाते जो उसे अधिकार मिलने चाहिए उनके संबंध में उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए एक आयोग का गठन किया। तो उसी को आगे उन्होंने ये बात भी किया कि जो यूएनओ के जो सदस्य देश हैं वो भी प्रयास करें कि इसे अपने देश में लागू करने की। देश में लागू हुआ, उसके बाद राज्यों में लागू हुआ। तो ये आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक, क्या चीज़ है, कैसे है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं इनके बारे में, ये क्या है, किस तरीके का है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये सबसे पहले अगर हम बात करें, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संसद में पारित हुआ। यानी भारत की संसद में पारित हुआ और अधिनियम बना, जिसमें ये कहा गया था कि एक राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होगा और राज्य स्तर पर एक राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापित किया जाएगा। यानी एक केंद्र में होगा और एक राज्य में होगा। ये दोनों ही अपने अपने क्या कहते हैं, मानवाधिकार आयोग स्थापित करेंगे। एक केंद्रीय या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और दूसरा राज्य मानवाधिकार आयोग। तो ये था। अब जो हमारा राजस्थान है वो सबसे पहले था। उसने क्या किया, राजस्थान राज्य का मानवाधिकार आयोग में देश का अग्रणीय राज्यों की श्रेणी में से एक है। यानी सबसे पहले लागू करने वाले राज्यों में से एक गिना जाता है, इसको भी ध्यान रखना। और इस आयोग की जो अवधि है यानी अल्पावधि है, वह मानवाधिकारों की जो रक्षा से संबंधित अधिकारों के लिए संरक्षण प्रदान करना और उनका संरक्षण करने के उद्देश्य से बनाई गई है। यानी वो इस संबंध में मील का पत्थर साबित हुई है। दोस्तों, एक बात मैं आपको कहूँगा, भले ही आपको वीडियो पसंद आए ना आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ मत करो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि परीक्षा की दृष्टि से अगर आप किसी भी एकाग्रचित्त होकर किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको किसी भी तरीके की कोई भी कोताही नहीं बरतनी है। कहने का भाव अर्थ यही है कि आप वीडियो भले ही किसी की देखो ना देखो, लेकिन जो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। पिछले कुछ समय से स्टूडेंट्स के भी कमेंट्स आते हैं कि हमें समय नहीं मिलता देखने का वीडियो। आप मत देखो, लेकिन अपने टॉपिक जरूर साथ साथ में कवर करते रहो। और ऐसा कदाचित भी मत सोचो कि परीक्षा समय पर होगी या नहीं होगी। परीक्षा समय पर ही होगी, क्योंकि जब हमने एक बार निश्चय कर लिया है कि हमने अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो फिर पलटना काहे को है। अगर आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि जो पलट पलट कर देखते हैं वो कभी इतिहास नहीं लिखते हैं। तो चलिए अपने बात करते हैं जो राज्य मानवाधिकार आयोग उसके बारे में। तो जो राजस्थान की राज्य सरकार थी उसने 18 जनवरी 1999 को एक अधिसूचना जारी की। उन्होंने ये कहा कि जो राजस्थान हमारा राज्य है वहाँ पर भी राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाएगा।
तो 18 जनवरी 1999 को उन्होंने राज्य मानवाधिकार आयोग गठन के संबंध में अपने अधिसूचना जारी कर दी। क्योंकि अपने जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा था कि संसद में ये अधिनियम 1993 में आ गया था यानी भारत में, और राजस्थान में 1999 में आया था। तो इसका प्रावधान किया गया था और इसमें ये बताएगा एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा और 4 अन्य अन्य सदस्य रखे गए थे इसके अंदर भी। उसका जो स्टाफ के अंदर कौन कौन होंगे, एक तो अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होंगे। प्रारंभ की बात कर रहा हूं मैं ये। और उसके बाद जब मार्च 2000 में यह आयोग क्रियाशील हो गए यानी जब कार्य करना शुरू कर दिया, तो उस समय मानवाधिकार संरक्षण संशोधित किया गया यानी दोबारा से संशोधन किया गया। और कब किया गया? 2006 में संशोधन किया। और उन्होंने ये कहा कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग है इसका एक तो अध्यक्ष होगा और 2 अन्य सदस्य होंगे। भी 1+2 होना चाहिए। पहले कितना था? 1+4 थे जी। लेकिन 2006 के बाद में 1+2 कर दिया, एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य कर दिए थे। संशोधन हुआ था जी। उसके बाद आगे हम बात करते हैं वर्तमान में अध्यक्ष कौन है और उसके सदस्य कौन है। ये मैंने जो पीडीएफ डाउनलोड किया है ये राज्य मानवाधिकार आयोग की जो वेबसाइट है वहाँ से की है, एकदम ऑथेंटिक है जी। तो वर्तमान समय में जो अध्यक्ष है राज्य मानवाधिकार आयोग के यानी राजस्थान के, वो है जी श्री गोपाल कृष्ण व्यास जी है जो इसके अध्यक्ष हैं। और दूसरे इनके जो अन्य सदस्य हैं वो श्री महेश चंद्र शर्मा जी हैं, ये सदस्य हैं। और जो तीसरे सदस्य हैं वो श्री महेश, ये भी महेश गोयल है जी। ऊपर महेश चंद्र शर्मा है, निचले श्री महेश गोयल है, ये भी सदस्य है। तो 2 सदस्य हैं, 1+2 सदस्य हैं राजस्थान के राज्य मानवाधिकार। ठीक है जी। इस संबंध में कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते। अब इसका काम क्या होता है उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इसका जो उद्देश्य है वो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्य उद्देश्य तो यही है कि मानवाधिकारों की रक्षा करना, यानी जो मानव के अधिकार है उनको रक्षा करनी, उसकी निगरानी रखनी, यानी एक निगरानी रखने वाली संस्था के रूप में कार्य करती है। जब 1993 में हमने देखा कि इस अधिनियम में लाए तो इसमें कुछ धारा का उल्लेख किया गया था। यानी इसकी जो धारा 2 है, धारा 2 घ में कहा गया है कि मानवाधिकार आयोग है, यानी मानवाधिकार क्या होंगे, उसकी परिभाषा क्या होगी। तो इसकी परिभाषा अगर आपसे पूछे, धारा 2 घ में मिलती है मानवाधिकारों की परिभाषा। और इसके बारे में बताया गया जो न्यायोचित हो गए। देखो, न्यायोचित का मतलब ये होता है कि जो न्यायपूर्ण अधिकार होंगे वो उन्हें कानून के द्वारा तो तहत तो मिलते ही मिलते हैं। अगर कानून ध्यान ना दे तो राज्य मानवाधिकार आयोग वहाँ पर अदालती आदेश पर लागू करवाया जा सकता है, यानी वैसे भी लागू कर सकता है। इस बात का भी ध्यान रखना जी। आगे हम बात करें, मैंने बताया था कि विश्व स्तर पर ये कब आया था। विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र के जो चार्टर था, एक चार्टर बनता है जी, अधिनियम को ही चार्टर कहते हैं जी। 10 दिसंबर का समय था 1948 को मानव अधिकारों की परिभाषा सम्मिलित की गई थी, यानी 10 दिसंबर 1948 को यह विश्व के सामने आए थे जी और बताया गया और सख्ती से लागू करने के आदेश दिए थे। और जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम आया था भारत में 1993 में आया था। और ये एक स्वशासी उच्चाधिकार प्राप्त संस्था है। इसका कहने का मतलब है इसके पास खुद के अधिकार हैं और ये संस्था निगरानी रखने वाली है, जिसके अंदर एक आयोग के अंदर अध्यक्ष होगा, जिसकी नियुक्ति प्रक्रिया भी रखी गई है। उसको नियुक्त कैसे करेंगे, देखिए इसमें जो अध्यक्ष हैं या सदस्य हैं उनकी नियुक्ति बड़े ही ध्यानपूर्वक की जाती है। यानी इसमें जो व्यक्ति ऐसे नहीं है प्रत्येक को बना देंगे, नहीं, जिसके पास योग्यता होगी, खास योग्यता होगी, उसे ही बनाया जाएगा। इसमें कार्य करने के लिए स्वतंत्रता सुरक्षित है, यानी वो अपना कार्य स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, किसी की दखल नहीं होगी उसके बीच में। ये बात है, राजनीतिक चाहे प्रशासनिक कोई भी दखल नहीं होगी, वो स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष कार्य करेंगे। अब जो इनका कार्यकाल है, कार्यकाल भी निश्चित कर दिया गया था कि कार्यकाल कितना है जी।
अब जो मैंने अधिनियम के अंदर धाराओं की बात की थी, तो धारा 23 के अंतर्गत इसे वैधानिक गारंटी दी गई है कि जो इसका निर्णय होगा वह कानून समझा जाएगा जी, एक तरीके से, यानी कानून को मान्य होगा जी। तो धारा 33 में इस अधिनियम की ये बात कही गई है कि ये वित्तीय स्वायत्तता भी प्रदान करती है, यानी अगर इसे बजट की पैसे की जरूरत हुई तो ये खुद वहाँ से प्रावधान राज्य विधानमंडल से कर सकती है। और ये जो आयोग है ये उच्च स्तर का आयोग होगा जी, जिसका अध्यक्ष होगा, सदस्य होगा, अधिकारीगण होंगे, जो सभी के सभी होंगे, यानी यहाँ पद रखे गए हैं। और इसके अलावा जो दूसरे आयोगों से भिन्न होगा, वैसे नहीं है जो उनके उत्तराधिकार में काम करेगा, नहीं, ये उनसे अलग होगा। इसका जो आयोग का अध्यक्ष होगा वो कौन सा, इसके लिए कंडीशन रखी गई है, इसका जो अध्यक्ष बनने के लिए कि किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश ही बन सकता है, और वो भी मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, चीफ जस्टिस, उसकी वही होगा ना, उसी की नियुक्ति होगी और किसी की नियुक्ति नहीं है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष की सबसे बड़ी योग्यता है वो तो यही है कि वो मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, किसी भी हाई कोर्ट का, रिटायर हो वो भी चल जाएगा। इसके प्रकार तो अब अपने कह सकते हैं कि ये जो आयोग है वहाँ पर सचिव जो होते हैं वो भी राज्य सरकार के सचिव के स्तर के होने चाहिए, जो साथ में काम करने वाले हैं वो राज्य सरकार में जो सचिव होते हैं उस स्तर के होने चाहिए, उनसे कम स्तर के नहीं होने चाहिए। कोई प्रश्न ना समझ आए तो पूछ सकते हो जी। तो और इसमें एक बात और कही गई है कि ऐसी एजेंसी जिसका नेतृत्व पुलिस अधिकारी और महानिरीक्षक पुलिस के पद से कम स्तर का नहीं होगा, जो निरीक्षण होगा वो पुलिस अधिकारी महानिरीक्षक तक का होगा, यानी वो इतने हाई लेवल की पैरवी कर सकती है जी। तो ये था हमारा राज्य मानवाधिकार, जिसके अंदर हमने बात की कि एक मानव होने के नाते जो उसके अधिकार हैं उसे किस तरीके से कर सकते हैं। और प्रत्येक 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, इसका भी ह्यूमन राइट्स, उसे जस्टिस है कैसे मिलेगा, उन सभी का उल्लेख किया गया है। तो आज का हमारा ये पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। दूसरा टॉपिक हमारा है राज्य का जो महाधिवक्ता है। ये महाधिवक्ता क्या होता है, पहले तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए जी, राज्य का महाधिवक्ता और केंद्र में महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल, केंद्र में अटॉर्नी जनरल और राज्य में महाधिवक्ता दोनों एक जैसे ही होते हैं, यानी जो ढांचा हमने रखा है वो केंद्र वाला ही रखा है। तो एक तरीके से राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी यही होता है बंदा जी, यानी महाधिवक्ता, यानी राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील यही होता है। राज्य सरकार की सभी सरकारी कार्रवाइयों की पैरवी यही करता है। न्यायालय में भी राज्य सरकार की तरफ से यही पेश होता है। राज्य सरकार कभी भी न्यायालय में सीधे पेश नहीं होती, उसका प्रतिनिधि ये महाधिवक्ता होता है, वही पेश होता है। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये राज्य महाधिवक्ता होता क्या है। उससे पहले आपसे 3 प्रश्न है, आपने कमेंट करने हैं। पहला प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, एग्जैक्ट डेट बतानी है। दूसरा प्रश्न है आपका, राजस्थान उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था। पहला प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। दूसरा, राजस्थान उच्च न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश कौन था। और तीसरा प्रश्न है जो वो भूगोल से है कि राजस्थान में सर्वाधिक जो किरणें हैं जो लंबवत पड़ती है वो किस तारीख को पड़ती है, एग्जैक्ट डेट बतानी है जी। यानी जो राजस्थान में जिस दिन सर्वाधिक लंबवत किरणें पड़ती हैं वो तारीख कौन सी है, और वो तो आपको पता ही है, कर्क रेखा पर है राजस्थान, तो वो बताना है आपने जी। ये 3 प्रश्न हैं, इनके बारे में आपने उत्तर कमेंट करना है जी। हाँ, इससे पहले मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ कुछ विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, उसका आंसर जरूर देते हैं। देखिए जी, अगर आप इसको पढ़ के और अगर आपको प्रश्न आता भी है, अगर आप नहीं कमेंट करते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप लिख देते हो तो वो आपका तैयार हो जाता है, वो भविष्य में आप कभी नहीं भूलते हो। इसीलिए मैं आपको 2-2 3-3 प्रश्न प्रत्येक वीडियो में करवाता हूँ ताकि आपका अच्छे से तैयार हो जाए। चलिए जी, हम बात करते हैं राज्य का महाधिवक्ता।
तो महाधिवक्ता का उल्लेख हमें अनुच्छेद 165 में मिलता है कि राज्य में एक महाधिवक्ता होगा। अब दूसरी बात, अनुच्छेद 177 में भी इसका जिक्र मिलता है कि जो इसका जो अधिकार होगा वो मंत्रियों के समान ही होगा, यानी महाधिवक्ता जो राज्य के जो विधायकों की तरीके से रखता है, जो उनके अधिकार होंगे उनके साथ संबंध होगा, वो अनुच्छेद 177 में बताया गया है। इसके बाद राज्य का महाधिवक्ता होता है वो सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, बता दिया जी कि ये सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी यही होता है, केंद्र में महान्यायवादी और राज्य में महाधिवक्ता। जो सरकारी जितने भी काम होते हैं राज्य सरकार के, उनकी पैरवी यही करता है, उन कार्यों करने के लिए जिम्मेदार भी यही होता है, और राज्य सरकार के हितों का बचाव भी ये करता है, उनकी रक्षा भी ये करता है। किसी भी मामले में अगर राज्य सरकार फंस जाए न्यायालय में तो उसकी पैरवी यही करेगा जी। महाधिवक्ता होता है वो राज्य सरकार के विरुद्ध नहीं जा सकता और ना ही मना कर सकता है, जो राज्य सरकार कहेगी वह वैसा ही काम करेगा। हाँ, ऐसे कह सकते हैं ये राज्य सरकार को सलाह दे सकता है, राय दे सकता है। जिसका संबंध, जैसे महाधिवक्ता का संबंध जो कार्यालय होता है महाधिवक्ता का, उसका कार्यालय किसके समान होता है? अटॉर्नी जनरल के समान होता है, यानी महान्यायवादी के समान होता है जी। आगे हम बात करेंगे इसकी नियुक्ति कौन करता है और इसकी कार्यकाल क्या है। तो इसकी नियुक्ति जी सीधी सी बात है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है जी। बैकग्राउंड में मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र होना चाहिए, लेकिन हमने संविधान की दृष्टि से देखना है तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है और इसका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है। जब तक राज्यपाल की विश्वास पात्र बना रहेगा तब तक ये अपने राज्य का जो है महाधिवक्ता पद पर रहेगा। तो इसकी जो नियुक्ति से संबंधित है वो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए वही होती हैं। यानी एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा वो किसी भी राज्य के अंदर 10 वर्ष तक न्यायालय में कार्य कर चुका हो या 10 वर्ष तक किसी राज्य उच्च न्यायालय में वकील रह चुका हो। तो यानी ये न्यायालय से संबंधित जितना भी है वो महाधिवक्ता बनेगा। ऐसी नहीं है आप और मैं सीधे ही चले गए और हमें महाधिवक्ता बना दो, नहीं, उसके लिए ये कानूनी चीज़ें होनी चाहिए जी उसके पास, यानी एक न्यायाधीश बनने की योग्यताएं रखता हो तो ही महाधिवक्ता बनाया जा सकता है। इसके बाद अगली हम बात कर रहे हैं, जो संविधान में महाधिवक्ता को निश्चित अवधि प्रदान नहीं की गई है, यानी वो विश्वास पात्र होता है, ये हमने बता दिया, राज्यपाल कभी भी हटा सकता है उसे जी। उसके बाद हम आगे बात करें तो एक तो महाधिवक्ता का कार्यकाल नहीं होता है, वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, ये बात ध्यान रखना जी। और जो महाधिवक्ता होता है उसे जो वेतन मिलता है वो राज्य विधानमंडल तय करता है, यानी राज्यपाल तय करता है कितना देना है। तो महाधिवक्ता का जो पारिश्रमिक निर्धारित नहीं है, वो राज्यपाल की इच्छा पर या विधानमंडल की इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन आपने राज्यपाल ही करना है क्योंकि कार्यपालिका में सबसे बड़ा राज्य में राज्यपाल ही होता है। अब इसके कार्य व कर्तव्य क्या है उनको भी देख लेते हैं। पहला कार्य तो इसका है कि कानूनी मामलों में राज्य सरकार को सलाह दे। अगर किसी मामला ऐसा है जिसमें सरकार खुद न्यायालय जा रही है तो वहाँ पर ये जाएगा और वहाँ पर राज्य सरकार को राय भी देगा, और राज्यपाल ऐसे कार्य को भेज भी सकता है और उन्हें आवंटित भी कर सकता है, मतलब उन्हें बांट भी सकता है कि आप ये काम कीजिए, और वो उस कार्य करने के लिए बाध्य होगा। देखिए यहाँ पर हमेशा राज्यपाल नाम आ रहा है, राज्यपाल संविधान के अनुसार बड़ा होता है, इसीलिए राज्यपाल का नाम ही आएगा, मुख्यमंत्री मत कर देना। महाधिवक्ता को नियुक्त राज्यपाल करेगा, लेकिन बैकग्राउंड में भूमिका मुख्यमंत्री की होती है, लेकिन आप शपथ मत दिला देना मुख्यमंत्री से, इस बात का ध्यान रखना। आगे हम बात करें, वह राज्यपाल द्वारा भेजे गए या आवंटित किए गए कानूनी चरित्र के अपने अन्य कर्तव्यों का प्रदर्शन करता है, यानी उन्हें निर्वहन करता है, उन्हें मानता है जी। और जो हमारा तीसरा कार्य है वो है जी, जो वह संविधान के किसी भी अन्य कानून के तहत सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करेगा, यानी जो संविधान के द्वारा सौंपे गए कार्य होंगे उन्हें भी वो करेगा जी। और एक बात का ध्यान रखो, इसमें नोट नहीं कराई गई है कि वो जब तक महाधिवक्ता है वह राज्य सरकार के विरुद्ध कोई भी न्यायालय में केस नहीं लड़ सकता, ठीक है जी। दूसरी बात, वो
राय तक नहीं दे सकता दूसरे किसी व्यक्ति को जब तक वो महाधिवक्ता है, यानी वो एक तरीके से राज्य सरकार का प्रतिनिधि होता है। इसीलिए राज्य सरकार के जितने भी भेद उसके पास में होते हैं, तो इस बंदा किसी के दूसरे की पैरवी नहीं कर सकता। अगर वो करना चाहे तो उसे पहले राज्य विधानमंडल से परमिशन लेनी पड़ेगी जी, इसका भी ध्यान रखना। अब इसके पास अधिकार क्या है, यानी इसके पास कुछ शक्तियां हैं। देखिए जी, वह सरकारी कर्तव्यों का निष्पादन कर उस राज्य में किसी भी अदालत में सुनवाई कर सकता है। भी वो जब सरकारी बंदा है, कानून का जानकार है, तो उस राज्य की अदालतों में छोटी बड़ी किसी में भी सुनवाई करने का अधिकारी है, यानी जा सकता है। उसके अलावा जो राज्य की विधानमंडल होती है उसमें जो कार्रवाइयाँ होती है वहाँ पर अपनी बात रख सकता है, हिस्सा ले सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो वोट नहीं दे सकता, यानी मतदान नहीं कर सकता। एक बात का ध्यान रखना, जैसे महान्यायवादी बैठकों में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता, वैसे ये भी मतदान नहीं कर सकता। इसके बाद जो इसका तीसरा कार्य है वो क्या है, उसे राज्य विधानसभा के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है, यानी एक तरीके से वो राज्य विधानसभा का सदस्य ही होता है, जिसमें उसे विशेषाधिकार भी मिलते हैं और वो विशेषाधिकारों के तहत कार्य करता है। विशेषाधिकार कौन सा, अनुच्छेद नंबर 194 में विशेषाधिकार है ना जो विधायकों के, वही इसी को मिलते हैं। जैसे महान्यायवादी को सांसदों के मिलते हैं, इसी तरह महाधिवक्ता को जो विधायकों वाले विशेषाधिकार मिलते हैं, अनुच्छेद नंबर 194 में उल्लेख किया गया है, पढ़ लेना जी। तो ये एक रूप से विधानसभा का सदस्य के रूप में ही होता है जी, बट ये मतदान नहीं कर सकता, बाकी विधानसभा के सदस्यों वाले सारे ही काम यही करता है जी। तो ये था महाधिवक्ता और राज्य मानवाधिकार आयोग। तो ये हमारे दो छोटे छोटे टॉपिक हो चुके हैं भारतीय संविधान के। इससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो, आपको उत्तर दिया जाएगा। और साथ साथ में नोट करते रहना। अगर आपको पंजाबी विषय भाषा फर्स्ट या सेकंड भरी है तो वो भी अपने चैनल पर इसकी वीडियो मिल जाएंगी। टेस्ट सीरीज भी चल रही है पंजाबी विषय की, तो अगर कोई लेना चाहे तो टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे सेंड कर रहा हूँ, उसको ज्वाइन करके कर सकते हो आप। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।